मेरी शादी को सिर्फ 10 महीने ही हुए थे। हाथों की रची मेहंदी का रंग अभी ठीक से छूटा भी नहीं था। कलाइयों की चूड़ियां खनकती थीं और आंखों में सुनहरे कल के हजारों सपने तैर रहे थे। हर नव विवाहिता की तरह मैं भी अपने पति के साथ एक खूबसूरत दुनिया के ख्वाब बुन रही थी। लेकिन किस्मत के क्रूर पन्नों पर विधाता ने कुछ और ही लिख रखा था। एक उदास शाम आई, उस मनहूस खबर ने मेरी हंसती खेलती दुनिया उजाड़ दी। मेरे पति का एक भयानक सड़क दुर्घटना में अचानक निधन हो गया। मेरा सब कुछ एक पल में बेरंग हो गया। मेरे पिता पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे। इकलौते भाई ने, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, कर्ज लेकर बड़ी मुश्किल से मेरी शादी करवाई थी ताकि बहन एक अच्छे घर में राज कर सके। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। पति की मौत के बाद ससुराल का माहौल बदल गया। जो लोग कल तक प्यार से बात करते थे, उनके व्यवहार में रूखापन आ गया। वहां ताने और एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया जिसके बीच मेरा दम घुटने लगा। आखिरकार भारी कदमों और आंसुओं के साथ मैं मायके लौट आई। लेकिन मायके की चौखट अब मेरे लिए वैसी सुरक्षित नहीं रही थी। माँ के न होने से मुझे हमेशा एक अनजाना सा डर सताता था। कुछ ही दिनों में वह डर सच साबित हो गया। मेरी सगी भाभी को मेरा वहां रहना और 3 वक्त का खाना खटकने लगा। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हर बात पर ताने सुनना मेरी नियति बन गई। भाभी कहती कि भाई कब तक कर्ज भरेगा और इसे खिलाएगा। भैया दिन भर मजदूरी में बाहर रहते थे ताकि कर्ज चुका सकें, और मैं अपने ही घर में एक अनचाहे बोझ की तरह जीने को मजबूर हो चुकी थी। एक दिन दोपहर को अचानक मेरे ससुर हमारे घर आए। उन्होंने बिना किसी भूमिका के सीधे भाई से कहा, बेटा, मैं अपनी बहू को फिर से अपने घर ले जाना चाहता हूँ। ये सुनकर रसोई में खड़ी भाभी के चेहरे पर चमक आ गई। वह तुरंत बाहर आकर बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। आखिर लड़की का असली घर तो उसका ससुराल ही होता है। लेकिन भैया का दिल तड़प उठा। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ससुर जी, अब हमारा दामाद चला गया, तो अब आप मेरी इस बेसहारा बहन को वहां अकेले क्यों ले जाना चाहते हैं। इस पर भाभी ने कमरे के कोने में ले जाकर भैया से तीखी बहस की और फुसफुसाते हुए बोली, जब वह खुद इतने सम्मान से लेने आए हैं तो इतना क्या सोचना। क्या इसे जिंदगी भर यहीं बैठाकर खिलाना है। भैया चुप रह गए। उनकी आंखों में बेबसी के आंसू थे। आखिरकार घर की कलह शांत करने की खातिर भैया ने कहा, पिताजी, अगर मेरी बहन वहां खुश रहेगी तो आप इसे ले जाइए। मैंने भी भाई की बेबसी को देखने से बेहतर समझा कि वहां से चली जाऊं, और मैं ससुर जी के साथ भारी मन से वापस ससुराल चली आई। ससुराल पहुंचने पर घर बहुत खाली खाली सा लग रहा था। जब मैं कमरे में कपड़े बदल रही थी, तभी ससुर जी दरवाजे पर आए और धीमी आवाज में बोले, बहू, जरा एक कप गर्मा गर्म चाय बनाकर पिला दो, बहुत थकान हो रही है। मैंने रसोई में जाकर उनके लिए चाय बनाई। जब मैं चाय लेकर बरामदे में आई तो वह उदास बैठे थे। चाय की चुस्की लेते हुए उन्होंने कहा, बहू, तुम्हें पता है ना, इस आलीशान घर में मैं बिल्कुल अकेला हूं। मेरा बेटा मेरी इकलौती संतान था। मैं तुम्हें उस मायके के तानों से बचाने और यहाँ इसलिए लेकर आया हूं ताकि मुझे भी इस बुढ़ापे में अकेलेपन का एहसास ना हो। मैंने भरमाई आवाज में कहा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा एक बेटी बनकर आपका ख्याल रखूंगी। ससुर जी ने मेरी तरफ देखा और बोले, मुझे पता है बहू कि तुम मेरा साथ दोगी। कुछ दिन बहुत ही सामान्य तरीके से बीत गए। मैं सुबह उठती, घर का सारा काम करती, ससुर जी के खाने पीने और दवाइयों का पूरा ध्यान रखती। लेकिन इस ऊपरी सामान्यता के पीछे एक तूफान छिपा था। लगभग 4 महीने बीत चुके थे। एक रात बाहर तेज आंधी चल रही थी और मैं गहरी नींद में सो रही थी। तभी देर रात करीब 2 बजे किसी ने मेरे कमरे के दरवाजे को जोर जोर से खटखटाया। सन्नाटे में वह आवाज सुनकर मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने सोचा कि शायद रात में अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई होगी। यही सोचकर मैंने घबराहट में दरवाजा खोल दिया। सामने ससुर जी खड़े थे। दरवाजा खुलते ही उन्होंने लड़खड़ाते हुए अचानक आगे बढ़कर मेरा हाथ और कंधा कस कर पकड़ लिया। उनके शरीर की गर्माहट और भारीपन मुझ पर आ गया। वह दर्द से कराहते हुए बोले, बहू। मैं बरामदे में फर्श पर गिर गया था। लगता है पैर में बहुत तेज मोच आ गई है। अगर तुम थोड़ा तेल लगाकर मालिश कर दो तो मुझे आराम मिल जाएगा। मैंने उन्हें सहारा दिया और अपने ही कमरे के बिस्तर पर लेटा दिया।
कमरे में मध्यम नाइट बल्ब जल रहा था, जिससे एक मदहोश सी धुंधली रोशनी फैली थी। मैं तुरंत रसोई से सरसों के तेल की शीशी लेकर आई और बिस्तर के कोने पर बैठकर उनके पैर की मालिश करने लगी। पैर मलते मलते मेरा ध्यान अतीत की गलियों में भटक गया। मैं सोचने लगी कि मेरी किस्मत कितनी खराब है। इतनी कम उम्र में मेरे पति मेरा साथ छोड़कर चले गए और आज मैं यहाँ अकेली इस हाल में बैठी हूँ। इसी मानसिक तनाव और घबराहट के कारण अचानक मेरे हाथों में कंपन हुआ और तेल की शीशी मेरे हाथ से छूटकर सीधे बिस्तर पर लेटे ससुर जी के पेट और कुर्ते पर जा गिरी। काफी सारा तेल उनके पेट पर फैल गया। अरे बहू, ये क्या किया तुमने? ससुर जी ने अचानक सकपकाते हुए कहा। मैंने घबराते हुए जवाब दिया, आई एम सॉरी पिताजी, मेरा ध्यान थोड़ा भटक गया था। मैंने तुरंत पास पड़ा एक साफ सूती कपड़ा उठाया और उनके पेट से तेल साफ करने लगी। जब मैं तेल पहुंच रही थी तो मेरी उंगलियां और हथेलियां उनके पेट की नग्न त्वचा से सीधे संपर्क में आ रही थीं। उस छुअन के बीच कमरे का माहौल जैसे पूरी तरह बदल गया। हवा में एक अजीब सा भारीपन और एक अनजानी सी कशिश छा गई। तभी अचानक ससुर जी ने हिलना बंद कर दिया और मेरा वो हाथ बेहद मजबूती से पकड़ लिया जिससे मैं तेल साफ कर रही थी। उनके हाथ की पकड़ बहुत मजबूत, गहरी और गर्म थी। मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गई। मेरा हाथ वहीं रुक गया और मैं चौंक कर उनकी आंखों में देखने लगी। वह लेटे लेटे ही मुझे एक बेहद अजीब, गहरी और प्यासी निगाहों से देख रहे थे। उस निगाह में एक ससुर का स्नेह कम और एक पुरुष का अकेलापन और हल्का सा आकर्षण ज्यादा झलक रहा था। मुझे अंदर से बहुत असहज और एक सिहरन महसूस होने लगी। इससे पहले कि मैं अपना हाथ छुड़ा पाती, वह धीरे से बिस्तर पर उठकर बैठने लगे और खुद को संभालने के बहाने उनका दूसरा हाथ मेरी नाजुक कमर पर आ टिका। उन्होंने अपनी गर्म हथेलियों के दबाव से मुझे अपनी तरफ थोड़ा खींचा। जैसे ही उनकी हथेलियों का वो गर्म, रोमांटिक और गहरा दबाव मेरी कमर पर महसूस हुआ, मेरे पूरे बदन में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। मेरा दिल इतनी जोर से धड़का मानो छाती चीरकर बाहर आ जाएगा। उस छुअन में पिता का पवित्र स्नेह रत्ती भर भी नहीं था, बल्कि एक पुरुष का स्त्री के प्रति खिंचाव था। मर्यादा और अचानक पैदा हुए इस हालात के बीच फंसी मैं बुरी तरह घबरा गई। मेरा जमीर चीख उठा। मैंने तुरंत अपनी पूरी ताकत से झटका देकर अपनी कमर से उनका हाथ हटाया, पीछे हटी और कांपती आवाज में कहा, पिताजी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मैं तेजी से कमरे से बाहर भाग आई और रात भर रसोई के अंधेरे कोने में बैठकर रोती रही। अगले दिन सुबह से ही मैं ससुर जी की उस हरकत, उनकी उस जादुई पर डरावनी छुअन और अपनी बेसहारा स्थिति पर विचार करने लगी। ससुर का वो मूक, अनैतिक प्रस्ताव मुझे सामाजिक रूप से पूरी तरह गलत लग रहा था, लेकिन मायके की परिस्थितियां मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रही थीं कि क्या मेरे पास कोई और रास्ता है। ऐसे ही घुटन भरे माहौल में कुछ दिन और बीत गए। मैं ससुर जी से नजरें चुराने लगी थी। एक दिन सुबह जब भैया का फोन आने के बाद मैं आंगन में उदास बैठी थी, मेरे ससुर मेरे पास आए और धीमे स्वर में बोले, बहू, मैंने उस रात तुमसे कुछ